महाराष्ट्र के बीड जिले से एक शर्मनाक घटना सामने आई है। आष्टी तालुका में एक आदिवासी महिला को निर्वस्त्र किया गया और पीटा गया। सड़क पर दौड़ती पीड़ित नग्न महिला का वीडियो सामने आया है। वीडियो के वायरल होने से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि आष्टी के वालूज गांव में जमीन विवाद के चलते यह घटना हुई है। पुलिस ने बीजेपी विधायक की पत्नी समेत 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस मामले में आगे की जांच जारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीड़ित महिला के परिवार का स्थानीय नेता के परिवार के साथ जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। इसी को लेकर उपजे विवाद में दोनों पक्षों में भिड़ंत हुई। इस दौरान कथित तौर पर आदिवासी महिला के कपड़े फाड़ दिए गए और उसकी पिटाई की गई। हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। वीडियो की सत्यता की भी जांच चल रही है। आष्टी पुलिस ने बीड के स्थानीय बीजेपी विधायक सुरेश धस की पत्नी प्राजक्ता धस सहित 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने एक खेत में आदिवासी महिला को कथित तौर पर निर्वस्त्र करके पीटा। शिकायतकर्ता महिला के बयान के आधार पर आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता आईपीसी और SC/ST एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। आदिवासी महिला का आरोप है कि बीजेपी नेता की पत्नी प्राजक्ता धस ने अपने साथियों की मदद से उसकी पुश्तैनी जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रही है। घटना 15 अक्टूबर की शाम को हुई, जब पीड़िता अपने परिवार के सदस्यों के साथ मवेशियों का चारा इकट्ठा करने के लिए बैलगाड़ी से खेत में गई थी। घटना से कुछ समय पहले महिला का पति और बेटी भी साथ थे। महिला बैलगाड़ी पर मवेशियों का चारा लाद रही थी, तभी उसका पति और बेटी खेत जोतने के लिए चले गए। उस समय बीजेपी नेता की पत्नी कुछ लोगों के साथ घटनास्थल पर पहुंची और आदिवासी महिला को खेत से जाने के लिए कहा। तभी यह पूरी घटना हुई। पीड़िता का दावा है कि संबंधित जमीन पिछले 6 से 7 दशकों से उनके परिवार की है और उनकी पैतृक संपत्ति है। विरोधी पार्टियों का कहना है कि अब यह देखना होगा कि बीजेपी इस घटना की सही जांच करेगी या मामला को रफा दफा कर देगी। टिपरा मोथा पार्टी की महिला शाखा टिपरा महिला फेडरेशन TWF केंद्रीय समिति ने 15 अक्टूबर को दमाणिक्य कोर्ट नॉर्थ गेट अगरतला में एक जीवंत खाद्य महोत्सव का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में क्षेत्र की समृद्ध पाक विरासत खाना बनाने की कला को प्रदर्शित करते हुए स्वादिष्ट स्वदेशी व्यंजनों की एक श्रृंखला पेश की गई। इस उत्सव ने विविध भीड़ को आकर्षित किया। उपस्थित लोगों को मुंह में पानी ला देने वाले स्वादिष्ट व्यंजन परोसे गए, जिससे त्रिपुरा के अनूठे स्वादों का स्वाद चखने और उनकी सराहना करने का मंच मिला। इस कार्यक्रम ने राज्य की सांस्कृतिक विविधता के उत्सव के रूप में कार्य किया, जिसमें स्वदेशी व्यंजनों के संरक्षण और प्रचार के महत्व पर प्रकाश डाला गया। पारंपरिक व्यंजन, जो अपनी विशिष्ट सामग्री और तैयारी के तरीकों के लिए जाने जाते हैं, कुशल पाक विशेषज्ञों द्वारा प्रेमपूर्वक तैयार और प्रस्तुत किए गए थे। भारत में कोरापुट के आदिवासी समुदाय को कॉफी की खेती के माध्यम से आय और आजीविका का एक नया स्रोत मिल गया है। अजीत राउत नाम के एक अधिकारी के प्रयासों से कोरापुट जिले में कॉफी उद्योग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस वर्ष कृति कॉफी के किंडेरीगुडा नेचुरल्स नामक कॉफी ब्रांड ने भारत का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक कॉफी पुरस्कार जीता। कहते हैं, जिंदगी कॉफी के बाद शुरू होती है।
कोरापुट के आदिवासी सहमत होंगे। उनके लिए जीवन, या कहें तो अच्छा जीवन, तभी शुरू हुआ जब एक उद्यमी अधिकारी ने 1930 से लगभग मरणासन्न विचार को जीवन दिया और 2017 में शुरू हुई यात्रा को इस वर्ष वैश्विक मान्यता मिली। बेंगलुरु में हाल ही में आयोजित 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन में कोरापुट जिले में उगाई गई 2022 से 23 बैच की कृति कॉफी की किंडेरीगुडा नेचुरल्स ने भारत का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक कॉफी पुरस्कार जीता। मध्य प्रदेश में भाजपा की 39 उम्मीदवारों की दूसरी सूची की घोषणा के एक दिन बाद पार्टी ने छिंदवाड़ा जिले की आरक्षित सीट अमरवाड़ा के लिए एक आदिवासी उम्मीदवार के नाम की घोषणा की। बुधवार शाम को घोषित तीसरी सूची में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी (जीजीपी) के पूर्व नेता मनमोहन शाह बट्टी की बेटी मोनिका बट्टी को राज्य कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा गया। अमरवाड़ा छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के 8 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है, जिसका प्रतिनिधित्व कमलनाथ 9 बार संसद में कर चुके हैं। मोनिका बट्टी ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और 19 सितंबर को भाजपा में शामिल हो गईं। ठीक एक सप्ताह बाद उन्हें पार्टी के उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा गया। उनके पिता 2018 में जीजीपी उम्मीदवार थे। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा का कहना है, हमारे लिए 47 आदिवासी आरक्षित सीटें और 35 अनुसूचित जाति आरक्षित सीटें सत्ता का रास्ता हैं। इन 82 आरक्षित सीटों में से अधिकांश सीटें जीते बिना कोई भी पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं जीत सकती। इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी इन आरक्षित सीटों में से 55 से 65 सीटों पर जीत हासिल करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। पिछले विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने आदिवासी मतदाताओं का भरोसा दोबारा हासिल करने के लिए लगातार प्रयास किए हैं। पेसा के कार्यान्वयन से लेकर रानी कमलापति और बिरसा मुंडा के नाम पर रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने तक शिवराज सिंह चौहान सरकार जनजातीय गौरव दिवस मनाती है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के शहडोल से राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन मिशन की शुरुआत की। राज्य भाजपा नेताओं ने तर्क दिया कि युवा आदिवासी चेहरे और जय आदिवासी युवा शक्ति (JYS) के राष्ट्रीय संयोजक हीरालाल अलावा के कारण कांग्रेस ने 31 ST आरक्षित सीटें हासिल की। पिछले विधानसभा चुनाव से पहले हीरालाल अलावा कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए और उन्हें मनावर से मैदान में उतारा गया, जहां से उन्होंने जीत हासिल की। भाजपा नेताओं ने बताया, हीरालाल अलावा ने आदिवासी युवाओं से बहुत सारे वादे किए थे जो पूरे नहीं हुए। वह एक चमकता हुआ चेहरा थे जिसने वोट खींचे और अब भाजपा एक ऐसे ही युवा चेहरे की तलाश में है। महाराष्ट्र की 24 वर्षीय आदिवासी लड़की प्रिया यशवंत ताडम की कहानी दृढ़ संकल्प और सामुदायिक मदद में से एक है। चंद्रपुर जिले की साओली तहसील के भानापुर गांव की रहने वाली प्रिया वकील बनने और लंदन से LLM की पढ़ाई करने की इच्छा रखती थी और उन्हें हाल ही में महाराष्ट्र सरकार से 37.61 लाख की छात्रवृत्ति मिली। उसका भानापुर गांव हरे भरे जंगलों के बीच बसा है और इसमें सिर्फ 40 परिवार हैं। चूंकि उनके गांव में कोई स्कूल नहीं था, प्रिया और उसकी छोटी बहन शिवानी को साओली तहसील के असोला मेंधा में एक प्राथमिक विद्यालय तक पैदल जाना पड़ता था, जो लगभग 2 किलोमीटर दूर था। बाद में वे मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करने के लिए ब्रह्मपुरी में अपने एक रिश्तेदार के यहाँ चले गए और फिर गढ़चिरौली चले गए। प्रिया के पिता यशवंत ताडम एक सीमांत किसान है।
22 किलोमीटर दूर सावली में अपनी 12वीं कक्षा की शिक्षा पूरी करने के बाद प्रिया बीए करने के लिए नागपुर आ गई। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर कॉलेज ऑफ लॉ से LLB की डिग्री ली। उन्होंने बताया, हमारे पिता हमें अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। जब मैंने अपनी कानून की डिग्री पूरी की, मेरी बहन ने नागपुर में बीटेक पूरा कर लिया। नागपुर में जिला अदालत और उच्च न्यायालय में इंटर्नशिप करते समय प्रिया ने लंदन में LLM की पढ़ाई करने का सपना देखा। नागपुर में एक परिचित दिनेश शेरम ने लंदन की क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी में प्रवेश प्रक्रिया में प्रिया की मदद की। एक अन्य परिचित उमेश उइके ने उनकी मार्कशीट, TC और प्रोविजन डिग्री आदि दिलाने में उनकी मदद की। प्रिया ताडम के छात्रवृत्ति प्रस्ताव में कई हफ्तों की देरी हुई। उन्होंने विश्वविद्यालय को मेल भेजकर समय और देने का आग्रह किया। विस्तार के समय भी छात्रवृत्ति प्रस्ताव के अधर में लटका रहा। प्रिया ने अपने सामने आने वाली बाधाओं के बारे में बताया। चंद्रपुर के संरक्षक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार और राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने हस्तक्षेप किया। वडेट्टीवार उन्हें सीधे मुख्यमंत्री के कक्ष में ले गए और उन्हें बताया कि वह विदेश में अध्ययन का मौका खो सकती है। सीएम ने तुरंत बैठक करने का निर्देश जारी किया। प्रिया ने बताया, फिर 37,61,000 की छात्रवृत्ति का मंजूरी पत्र उसी दिन जारी किया गया। भारत के आंध्र प्रदेश के अराकू क्षेत्र में कॉफी की खेती ने आदिवासी किसानों के जीवन को बदल दिया है। सरकारी हस्तक्षेप और एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी की स्थापना के माध्यम से कॉफी की खेती के क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। दुनिया भर में जाना जाने वाला अराकू वैली कॉफी ब्रांड सामाजिक रूप से जिम्मेदार और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है। आंध्र के इस हिल स्टेशन ने न केवल अपनी जैविक रूप से उगाई गई फलियों की गुणवत्ता बल्कि अपने बिजनेस मॉडल से भी दुनिया के कॉफी मानचित्र पर अपनी पहचान बनाई है। एक अनपढ़ आदिवासी महिला रामम्मा बताती हैं, जो 25 साल की उम्र में विधवा हो गई थी। उसे कर्ज चुकाना था और बच्चों का पालन पोषण करना था, और वह कॉफी की बदौलत अपनी जिम्मेदारी में नहीं डगमगाई। अब 46 साल की रामम्मा अपने कॉफी बागान से प्रति वर्ष 6 लाख रुपए से अधिक कमाती हैं, जो समान भूमि वाले आंध्र के सामान्य किसान से कहीं अधिक है। बीसुपुरम गांव की जयमाली कमला भी एक विधवा हैं, जो कॉफी उगाकर अपना घर चलाती हैं। वे इस पिछड़े क्षेत्र के लगभग 2.3 लाख आदिवासी किसानों में से केवल 2 हैं, जिनका जीवन कॉफी ने बदल दिया है। कॉफी बागान लगभग 2.4 लाख एकड़ में फैला है। वहां कॉफी के अलावा काली मिर्च, सब्जियां, कटहल और आम जैसी फसलें भी मिलती हैं। इनकी कॉफी की पहुंच आज स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इटली, स्वीडन, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, जापान, फ्रांस, दक्षिण कोरिया आदि तक जाती हैं। तमिलनाडु गांव को सर्वश्रेष्ठ ग्राम पर्यटन का पुरस्कार मिला। उल्लादा तमिलनाडु का एक आदिवासी गांव है। केंद्र सरकार द्वारा पुरस्कार से सम्मानित। पुरस्कार जीतने का मुख्य आकर्षण पहाड़ी पर उगने वाली सब्जियां, सदियों पुरानी रेलवे, इसकी पारंपरिक संस्कृति, स्थान और परिवहन सुविधाओं को पुरस्कार के लिए जोड़ा गया है। अद्वितीय बड़गा संस्कृति, भोजन और जीवन शैली के लिए जाना जाने वाला उल्लादा गांव इसे ग्रामीण अनुभव चाहने वाले पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य बनाता है। उल्लादा की अर्थव्यवस्था कृषि और चाय की खेती से संचालित होती है।
गांव में पर्यटन की खोज पिछले वर्षों में भी की गई थी, जब दशकों पहले ऊटी और केटी के बीच विशेष पर्वतीय ट्रेन सेवाएं शुरू की गई थीं। केंद्र ने हाल ही में बड़ागा गांव में होमस्टे की बढ़ती संख्या को बढ़ावा दिया, जिससे यह सुर्खियों में आ गया। अगले साल लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों की तैयारी के लिए आदिवासियों को और मजबूत करने की कोशिश करते हुए ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने शनिवार को 9 आदिवासी बहुल जिलों में विशेष विकास परिषदों के लिए आवंटन दोगुना कर दिया। परिषदों को अतिरिक्त 175.5 करोड़ रुपए दिए गए। उनके लिए कुल फंड 351 करोड़। एक सरकारी बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री के सचिव वीके पांडियन ने एसडीसी की एक बैठक के दौरान ये खुलासा किया। सरकार ने आदिवासी बहुल जिलों कोरापुट, मलकानगिरी, गजपति, मयूरभंज, रायगढ़, क्योंझर, सुंदरगढ़, केंदमाल और नबरंगपुर में एसडीसी की स्थापना की है। एसडीसीएस की अध्यक्षता प्रमुख आदिवासी नेताओं द्वारा की जाती है और यह आदिवासी विकास के लिए योजनाओं के निर्माण, कार्यान्वयन और निगरानी में शामिल है। ओडिशा में 21 लोकसभा सीटों में से 5 एसटी के लिए और 3 एससी के लिए आरक्षित हैं। इसी तरह राज्य की 147 विधानसभा सीटों में से 33 एसटी के लिए और 24 एससी के लिए आरक्षित हैं। ये चुनाव का समय है और चुनाव दिशानिर्देश बताते हैं कि लाइसेंस प्राप्त आग्नेयास्त्रों को निकटतम पुलिस स्टेशनों में जमा किया जाना चाहिए। मालवा निमाड़ के आदिवासी जिलों अलीराजपुर में 4,224 में से 4,064 लाइसेंसी बंदूकें और झाबुआ में 3,870 में से 3,800 लाइसेंसी बंदूकें बुधवार को अंतिम दिन प्रशासन के पास जमा कराई गईं। किसी भी तरह से स्थानीय कार्यालय बकायेदारों पर नजर रख रहे हैं। हालांकि आग्नेयास्त्र ही एकमात्र वस्तु है जिसकी स्थानीय अधिकारी अक्सर जांच करते हैं। पारंपरिक धनुष और तीर हथियार जिसे आदिवासियों को ले जाने की अनुमति है, उनका लक्ष्य नहीं है। दोनों आदिवासी बहुल जिलों में लगभग हर दूसरे घर में उनके पारंपरिक हथियार धनुष और तीर हैं। धनुष बाण और फालिया, लंबे हैंडल वाला घुमावदार हंसिया आदिवासी लोगों के पारंपरिक हथियार हैं। वे उनकी संस्कृति का हिस्सा हैं और हम उनकी संस्कृति से छेड़छाड़ नहीं करते, अलीराजपुर के एसपी राजेश व्यास ने कहा। हालांकि धनुष और तीर आदर्श आचार संहिता दिशानिर्देशों के अंतर्गत नहीं आते हैं। अगर कोई व्यक्ति अवैध रूप से इसका उपयोग करता हुआ पाया जाता है तो हम फालिया सहित 6 इंच से अधिक के किसी भी तेज धार वाले हथियार को जब्त कर लेंगे। अलीराजपुर और झाबुआ जिलों में भील और बिलाला समुदाय बहुसंख्यक हैं, जहां बहुत कम उम्र के बच्चों को भी तीरंदाजी सिखाई जाती है। बच्चे पेड़ की शाखाओं और टहनियों के साथ एक अस्थायी धनुष और तीर जोड़ते हैं और खेलते हैं। कम दूरी पर खींचे गए लक्ष्य को मारने की कोशिश करते हैं। यदि यह पारंपरिक हथियार है तो इसे घर के अंदर ही रखना चाहिए। फालिया या तीर धनुष लेकर घूमते पाए जाने पर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। झाबुआ के एसपी अगम जैन ने कहा, हम पिछले कुछ दिनों से अधिनियम के तहत ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं।